तो अब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे अमेरिका की कुछ पॉलिसी। ठीक है, एक हमने डूअर बिलियन देखा था, एक विस्की बिलियन देखा था। ठीक है, विस्की पे टैक्स लगा था वर्जीनिया में, तो उन्होंने बिलियन कर दिया था। नेक्स्ट आता है बॉक्सर अपराइजिंग। बॉक्सर अपराइजिंग ये क्या होता है? अब चाइना जो था ना, चाइना इतना डेवलप नहीं था। चाइना वाली जो ओपियम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो ट्रेड की तरफ, तरक्की की तरफ उनका रुझान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और चाइना ने ओपियम वॉर्स भी लड़ी हैं 1840 1845 में ब्रिटिश के साथ। ठीक है, तो पहले वो बिल्कुल काम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। जापान ने उनको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उनका जो एरिया था मंचूरिया, ठीक है, उस पर भी जापान ने कब्जा किया हुआ था, जैसे हमारे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था। चाइना पे जापान ने कब्जा किया हुआ था। इसीलिए चाइनीज़ आज जापानियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि उनके बादशाह ने आके हमारी सरजमीन पे कब्जा किया। तो बॉक्सर अपराइजिंग ये था कि उधर ब्रिटिश भी जाते थे, फ्रांस भी जाता था, ठीक है, अमेरिका से भी जाते थे, डिफरेंट बंदे जाते थे। और वहाँ से क्या करते थे, सारी बात है, उनकी लोकल प्रोडक्ट्स को उठाते थे, रॉ मटेरियल को, जैसा पाक इंडो पाक से लेते थे और अपने मुल्क में ले जाते थे। ठीक है, और यहाँ की कुछ चीज़ें जाके वो चाइना में बेचते थे। इन दो मुल्कों की मोनोपोली थी, फ्रांस की और ब्रिटेन की। ठीक है, तो अमेरिका जाता है, अमेरिका भी जाकर उनको कहता है कि आप ना अपनी कुछ एसोसिएशन बनाओ, अपने आप को इकट्ठा करो। ठीक है, और ये जो ब्रिटिशर हैं, ये यूरोप वाले हैं, आप लोगों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, आप लोगों का हक खा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप बनाते हैं, उसको कहते हैं वो बॉक्सर। वो जो एक ग्रुप बनाते हैं, सारी बात है, इनके कराटे जोटो वगैरह ये चाइना के और जापान के मशहूर हैं, तो उसकी वजह से उनको बॉक्सर कहा जाता है। तो ग्रुप बनाते हैं और उनकी फिर ब्रिटिश और फ्रांस के साथ, इनके साथ लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे बंदे मरते भी हैं। फिर अमेरिका बैठ के इनकी सुलह करवाता है सबकी, खुद भी पार्टी बन के आ जाता है। ठीक है, फिर कहता है ये देखो, अब हमने अपनी अपनी जगह लीज पे ले लो, इतनी जगह चाइना की है, इतनी जगह फ्रांस की है, इतनी ब्रिटिश की है और इतनी अमेरिका की है। जैसे ड्राई पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट अपनी बना लें, ग्वादर पोर्ट जो है। ठीक है, तो कोई एक दूसरे की पोर्ट को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, और जो कानून है वही होंगे जो चाइना वाले बना के देंगे। हम पे कितना टैक्स लगाना है ये चीज़ चाइना डिसाइड करेगा। तो चाइना वालों को तो सारी बात है अमेरिका पे बहुत अच्छा लगना था। अमेरिका ने अपनी जगह बनाने के लिए उधर, ठीक है, ये हरबा अपनाया बॉक्सर अपराइजिंग का। और फिर उन्होंने कहा जितनी अब ज़मीन लीज पे ली हुई है, एक दूसरे के एरिया में जाके एक दूसरे की ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, और टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सब के लिए सेम हो, वही फ्रांस के लिए होंगे, वही ब्रिटेन के लिए होंगे, वही अमेरिका के लिए होंगे। तो ये अमेरिका का बहुत अच्छा स्टेप था, हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन मिल के ये स्टेप नहीं ले सकते थे। इनको जाके अमेरिका ने समझाया कि मिल के चलते हैं, मिल के लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन डोर डिप्लोमेसी आ जाती है अमेरिका की। बॉक्सर अपराइजिंग, ओपन डोर डिप्लोमेसी। ठीक है, चाइना और ईस्ट एशिया और एशिया वाली साइड पे अपनी ट्रेड को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, ये लेके आता है ओपन डोर डिप्लोमेसी, कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, आप हमारे साथ रिलेशन बनाओ, आपके साथ ट्रेड के रिलेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ ट्रेड करो, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, आप अपने मुल्क की प्रोडक्ट हमारे मुल्क में भेजो, हम अपने मुल्क की प्रोडक्ट जो है आपके मुल्क में भेजेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन मिल के बैठ के सेट कर लेंगे। और पर्पस होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और पीस बढ़ाना, आपस में अमन शांति के साथ रहना। ठीक है, सारी बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। अब जो फैक्ट्रीज में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनकी बन रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाके बेचनी भी थी। सिर्फ अमेरिका में तो नहीं बेच सकते थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में भी बेच रहे थे, एशिया वाली साइड पे भी बेच रहे थे। ठीक है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लतीनी अमेरिका। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका की तरफ भी उनकी पॉलिसी थी, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसमें फिर जारी बात है, ये जो ओपन डोर डिप्लोमेसी में चाइना को वो बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है कि सबके लिए ट्रेड के लिए ओपन रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन या फ्रांस या अमेरिका ट्रेड कर सकता है, कोई भी कंट्री आके चाइना के साथ ट्रेड कर सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो चाइना खुद डिसाइड करेगा।
ठीक है, यही जो बॉक्सर अपराइजिंग के थे, यही पॉइंट आके उन्होंने फिर अपने ओपन डोर डिप्लोमेसी के रखे। ओपन डोर डिप्लोमेसी के बाद आती है इनकी बिग स्टिक डिप्लोमेसी। रोजवेल्ट देता है ये, तो वो रोजवेल्ट जो कि वर्ल्ड वार 1 से पहले इनका प्रेसिडेंट था, रोजवेल्ट। बिग स्टिक डिप्लोमेसी, एक तो डॉलर डिप्लोमेसी है ना अमेरिका की, जहाँ पे जाओ डॉलर यूज़ करो, ठीक है, उनको इमदाद कर दो। ये इसने रोजवेल्ट ने अपनाई थी बिग स्टिक डिप्लोमेसी। इसके कहता था स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक। आपने ज़बान से बहुत ज़्यादा नरम होकर रहना है, लेकिन जब आप काम करने पे आओ तो आपके हाथ में डंडा होना चाहिए, ठीक है। बिग स्टिक डिप्लोमेसी, बोलते प्यार से बातें करनी है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को आपने सेफ रखना है। अपने अमेरिका नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी मुल्क में जाके कुछ भी करेगा, वो उस पर जायज़ होगा। अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए और अपने शहरियों को, अमेरिकन को सिक्योर करने के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए किसी भी हद तक हो जाएगा, ठीक है। तो जो अमेरिका फिर आइसोलेट था, पहले मोनरो डॉक्ट्राइन दिया था कि हम कोई हमारे मामलात में दखल ना दे, हम किसी के मामलात में दखल नहीं देंगे, जो कि प्रेसिडेंट मोनरो ने दिया था, हमने कल डिस्कस किया है, ठीक है। वो भी डॉक्ट्राइन ख़त्म हो जाता है, सारी बात है, आइसोलेट नहीं रहता। अब ये दूसरे मुल्कों के साथ अपने रिलेशन बनाना चाह रहा है। डॉलर डिप्लोमेसी आ जाती है। डॉलर डिप्लोमेसी देता है यूएच थॉफ्ट, जो प्रेसिडेंट उनका आता है। यूएच थॉफ्ट के बाद आता है वुडरो विल्सन, और वुडरो विल्सन के में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाती है। यूएच थॉफ्ट, TAFT, थॉफ्ट। डॉलर डिप्लोमेसी थी, ठीक है। वो क्या है कि जो मुल्क मकरूज हो चुका है, ठीक है, वो यूरोपियंस के कर्जे नहीं दे पा रहा, तो यूरोपियन उन पर सख्तियाँ करते थे जाके। ये कहते थे कि आप यूरोपियंस को छोड़ो, उनके आपका कर्जा हम दे देते हैं, ठीक है, आप हमें अपने मुल्क में कोई जगह दे दो और जैसा सिस्टम हम कहेंगे वैसा लेके आओ, और जो गवर्नमेंट हम कहेंगे वो गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। हम आपकी ट्रेड को भी सिक्योर करेंगे, आपके मुल्क में खुशहाली भी लेके आएंगे। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स मान जाती थी, जिनमें क्यूबा की गवर्नमेंट थी, ठीक है। क्यूबा की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने, आपने सुना होगा अमेरिका की जेल जो बड़ी फेमस जेल थी गुआंतानामो बे, जहाँ पे ये तालिबान को जाके रखते थे, ठीक है। गुआंतानामो बे बेसिकली पैलेट अमेंडमेंट होती है। क्यूबा के जो जितना कर्ज था वो अमेरिका उतार देता है, ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया होता है उनको, ठीक है। बदले में कहता है ये इतना एरिया है ना मुझे दे दो क्यूबा का, वहाँ पे वो जेल बनाता है और 100 साल के लिए उसे लीज पे ले लेता है, गुआंतानामो बे जो जेल है, ठीक है। ये 1901-1902 में उसने ले ली थी उसे, वहाँ पे वो जेल बनाता है, अमेरिका के अंदर नहीं बनाई, वहाँ पे वो जाकर बनाता है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका वाली साइड पे, ठीक है। और ये कहता था कि बिग स्टिक डिप्लोमेसी ना, इसको रहने दो, डॉलर डिप्लोमेसी लेके आते हैं। अब गोलियों की जगह डॉलर इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ डराओ ना, उनको पैसे भी दो नेशन को, फिर अब वो आपकी जाके बात मानेंगे, और फिर जाके यूरोपियंस का असर व रसूख कम होना शुरू होगा, ठीक है। सारी बात है, यूरोप का असर भी तो कम करना है अमेरिका। वो इसी सूरत हो सकता था कि उनके जितने मुल्क उनके अंडर कर्जे में डूबे हुए थे, उनके कर्जे उनसे वापस दिलवा दे, ठीक है, और फिर उनके मुल्क का निज़ाम खुद चलाना शुरू कर। टैक्सेस लेता था, फिर तरीके से वो कर्जे नहीं फिर अमेरिका लेता, अमेरिका फिर उस मुल्क का निज़ाम को कंट्रोल करना शुरू करता है, तरीके से उनके रॉ मटीरियल निकालता है, इन चीज़ों को करता है, अपनी ट्रेड को ज़्यादा सिक्योर करता है। ये उनकी डॉलर डिप्लोमेसी है।